छोटा मोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये पैसा काला धन रोक के नहीं आया। ये 35 रुपए की दाल 70 रुपए की गई, 70 रुपए का मूंगफली का तेल 170 रुपए हुआ, 75 का पेट्रोल 110 रुपए में मिला। मेरे और आपकी खून पैसे की कमाई निचोड़ निचोड़ के बाकी ब्लैक मनी चली रही है और ब्लैक मनी फिर जमा होगी। इसलिए तो ब्लैक मनी पे, काले धन पे लोग ना ये बोल रहे ना, रामदेव बाबा बोल रहे हैं। अब ये नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो काला धन अब और डबल संख्या में जमा हो गया और अब इनके भी हिस्से बाटी वहाँ पे जमा हो गई। और विजय माल्या, नीरज चौकसी और ये लोग, अब मेहुल चौकसी, अब ये नहीं आने वाले हैं। ये विजय माल्या, इसके फाइल पर किसने पत्र दिया कि इनको लोन देना चाहिए? नीरज चौकसी, इस पर चिदम्बरम का पत्र क्यों लिखा हुआ है? किसके कार्यकाल में इनको लोन दिया गया? किसके कार्यकाल में नियम तोड़ करके लोन दिया गया? ये सारे के सारे काले चिट्ठे इनके नाम से है, सारे के सारे काले चिट्ठे इनके नाम से। और इनको वापस लाने के लिए सरकारी तौर पर इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत जो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी की सारी केंद्र सरकार कर रही है। भाजपा की कंडीशन तो ऐसी हो गई कि कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले लेते हैं, फिर वॉशिंग मशीन में धूल के सामने आ जाते हैं, तो उनको राज्यसभा पद भी मिल जाता है, किसी को अर्थमंत्री पद मिल जाता है, किसी को उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता है। नवनर जो जिनके ऊपर आरोप थे उनको आपने मंत्री पद दिया। वही कांग्रेस के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चंदन थे वो घिस गए, रह गए नीम के खोड़, अच्छे थे वो चले गए, रह गए चपाती चोर। अब इनकी अड़चन कैसी है कि जहाँ इनके फेवर में रिजल्ट आया तो ईवीएम मशीन अच्छी है, जहाँ इनके विरोध में निर्णय गया तो ईवीएम मशीन खराब है। मुझे एक चीज़ बताओ, जिस दिन प्रधानमंत्री ने शरद पवार के बेटे पर, भतीजे पर आरोप लगाया था, उस समय उद्यम जी उसके गले में हाथ डाल के खड़े थे कि नहीं खड़े थे? यानी मेरी प्रेमिका दूसरे के साथ भग गई तो वो गंदी हो जाएंगी, जब तक मेरी प्रेमिका है तब तक ठीक रहेंगी। मुझे ये बताइए, ट्यूटोरियल साथ नीट और जेई ट्रिपल ई के लिए आज बच्चों को कितना पैसा देना पड़ रहा है? खुलेआम ट्यूशनों में लूटा जा रहा है। 3.5 और 4 लाख रुपए का पैकेज। एक आम आदमी अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए क्या करेगा? इसके लिए आदरणीय गडकरी साहब ने क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं गडकरी साहब ने सिर्फ सामंत और पूंजीपति लोगों पर ध्यान दिया हुआ है। अगर एजुकेशन पे इतना सा भी काम किया हो तो आदरणीय महोदय मुझे बताया, कारपोरेशन की स्कूल से लेकर ट्यूटोरियल तक। जब आप कहते हो कि मेयो मेडिकल की सुविधा बनी, कई सारा चीज़ अच्छा हुई, हाई प्रोफाइल आपने जो कहा कि ये यहाँ पे सुविधा मिली, जब गडकरी जी को कोरोना होता है तो वो किंग्स जैसे 5 स्टार होटल में 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनका वोटर जो है वो मेयो में जाके मेडिकल में जाके कोरोना में जो हुआ हमने सबने देखा, मर रहे थे। ये भेदभाव क्यों? अगर आपने सुविधा अच्छी कर दी तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? दूसरी बात, पैथोलॉजी की बात आपने की कि पैथोलॉजी आपने बनाया 10 रुपये में, सही बात है, 10 रुपये में बनाए भी, वो भी सही बात है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपको 6 और 8 दिन के बाद मिलती है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। इन्होंने सही कहा कि राहुल गांधी बदल रहे हैं करके, बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी बदल रहे हैं। वो राहुल गांधी जिनकी खानदानी सीट अमेठी से हुआ करती थी, आज अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे, बदल चुके हैं। वो राहुल गांधी जो राजघाट पर जाकर के गांधी की कस्में खाते थे, वो राहुल गांधी राजघाट पर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो जाकर के केरल में ही दिखाई दे रहे हैं। और उनके समर्थन में रैली जो निकल रही है वो पीएफआई की निकल रही है, जिसके ऊपर में आतंकवादी संगठन का आरोप लगा हुआ है। कल राहुल गांधी बदल रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रद्रोही ताकतों को भी अपने कंधे पर नचवा करके चुनाव जीत सकते हैं। इस चित्र को पूरा देश देख रहा है। इस बार इतिहास बदलेगा। गडकरी जी इस नागपुर से पराजय का सामना करेंगे, विकास ठाकरे विजयी होंगे और देश अपने एक नए आयाम को छुएगा, तानाशाही की समाप्ति की ओर जाएगा और एक नया आयाम इस देश को मिलेगा। नागपुर समाचार के चुनावी रण संग्राम में आपका स्वागत है। आज हम मध्य नागपुर में आए हैं, जहां पर बात करने वाले हैं नितिन गडकरी जी के विकास के बारे में, देश के ऊपर जो राजनीति चल रही है उसके बारे में, मोदी जी के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा का पक्ष रखने के लिए दयाशंकर तिवारी, जो नागपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं, और इंडिया आघाड़ी का पक्ष रखने के लिए नितिन जी तिवारी, जो शिवसेना के शहर प्रमुख है। शुरुआत हम करते हैं महापौर जी से, पूर्व महापौर जी से। सर, गडकरी जी के काम के ऊपर आप वोट मांग रहे हो, 5 लाख से जीतेंगे ऐसा गडकरी जी ने कहा है। क्या ये संभव है 5 लाख की लीड से? जिस प्रकार से गडकरी जी ने व्यक्तिगत तौर पर नागपुर शहर के विकास के दृष्टि से काम किया है, और विकास करते हुए केवल सड़क बनाई, ब्रिज बनाई, मेट्रो बनाई, ऐसा नहीं, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे भी विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिया है। एजुकेशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से यहाँ IIIT आई, यहाँ एम्स आया, यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ लॉ आया, यहाँ पर सिम्बायोसिस आई, यहाँ पर IIM आया। ये सारी चीज़ें प्रत्येक वर्ग के दृष्टि से उपलब्ध की गई है। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा कर दी, खेल मैदान बना करके दिए, नागपुर शहर में बगीचे बना करके दिए। ये सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं प्रत्येक सेक्टर में काम करने वाली भावना है।
शासन की योजनाओं को भी सामान्य जनता की पहुंच तक लाने का काम गडकरी जी के माध्यम से हुआ। केवल वयोश्री योजना के अंतर्गत 1,14,000 सीनियर सिटीजन्स को साहित्य उपलब्ध करा करके दिए गए। ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कहीं ना कहीं आम नागरिक के हित में, आम नागरिक की जो पहुंच में बातें नहीं होती है वो उनसे संपर्क करके उन तक उन सुविधाओं को पहुंचाना, यह सारी चीज़ों से गडकरी जी सामान्य आदमी की पहुंच में हमेशा रहे हैं। और गडकरी जी केंद्रीय मंत्री होते हुए भी आप देखेंगे एक छोटी सी दुकान के उद्घाटन से लेकर के किसी बड़े वर्कशॉप और बड़े कारखाने का उद्घाटन ने सामान्य से लेकर के अति सामान्य से लेकर के जो आर्थिक दृष्टि से संबल प्राप्त व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के घर में व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने पद वगैरह बाजू में रख कर के मेरी पहला नागपुर मेरी प्राथमिकता है, इस आधार पर सबसे अपना जनसंपर्क बनाए रखा और खुले तौर पर अपना जनता दरबार लगा करके आम नागरिक से मिलते हैं, आम नागरिकों की शिकायतें सुनते हैं, आम नागरिकों को उससे राहत दिलाते हैं। ऐसा नेतृत्व के रूप में गडकरी जी प्रस्थापित है। इसलिए गडकरी जी चुनाव जीतने में पिछले समय की अपेक्षा दुगने से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, ये कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। गडकरी जी पिछले चुनाव से अधिक वोटों से जीतेंगे ऐसा कहा गया है। इंडिया आघाड़ी का हमेशा ये कहना है कि सिर्फ मेट्रो बनाने से, सीमेंट रास्ते बनाने से विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, क्या कहोगे? बिल्कुल सही कहा है आपने, भी बिल्कुल सही कहा है। और क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय गडकरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ये सिर्फ एक हवा बनाने की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही देश में, अपितु देश में और शहर में ये हवा बनाने का हमेशा काम करती है। एक हवा बनाने का काम अलग रहता है कि लोग इम्पेक्ट हो और वो मीडिया के, गोदी मीडिया के माध्यम से या कुछ ऐड के बेस पे चलने वाले अखबारों के माध्यम से ये खबरें बनाई जाती है। वास्तविकता ये है कि इस समय जो गडकरी जी के विपक्ष में लड़ रहा है, जो कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी का है, उसका नाम ही विकास ठाकरे है। और विकास ठाकरे खुद यहाँ पर महापौर रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं। उसके बाद वो विधान जो पक्ष है आपका नागपुर महानगर पालिका, उसके विरोधी पक्ष नेता रहे और जनता ने अपने प्रेम से परिपूर्ण कर उनको आमदार बनाया। अब जब ऐसा व्यक्ति जो जन से जुड़ा हुआ है, गडकरी जी बिल्कुल व्यक्ति खास है, मैं भी मानता हूँ कि एक अच्छे व्यक्ति ज़रूर है, पर एक अच्छे व्यक्ति का सांसद बन जाना और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आ जाना, दोनों का विरोधाभास है। क्योंकि गडकरी जी अब सामान्य नहीं रहे। 10 साल पहले मैं बिल्कुल अपने सहपाठी से और आदरणीय पूर्व महापौर जी से मैं सहमत हूँ कि गडकरी जी अति खास थे और अच्छे व्यक्ति थे, परंतु इन पिछले 10 सालों में गडकरी जी अति विशेष हो चुके हैं। और जिस प्रकार की प्रतिष्ठानों में जाना, और कभी किसी चाय टपरी पर उद्घाटन करते हुए आपने गडकरी जी को देखा है क्या? बड़े बड़े ज्वेलर्स के उन्होंने उद्घाटन किए। तो एक बड़ी चीज़ है कि जो कारपोरेट सेक्टर्स पे जो भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, तो आम जनता वहाँ पे अछूती रह गई है, झोपड़पट्टी के लोग अछूते रह गए हैं। और रही बात एजुकेशन की, ठीक है, IIIT और एम्स ये केंद्रीय योजनाओं के तहत कॉलेजेस और एजुकेशन हब खोले गए, परंतु बच्चा यदि बेसिक शिक्षण प्राप्त नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? नागपुर की शालाओं की स्थिति, हमारे पूर्व महापौर जी यहाँ पर जिन्होंने कि अथक प्रयास किया था स्कूलों को पुनर्जीवित करने के लिए, CBSE बनाने के लिए कोशिश किया था, परंतु फिर भी क्योंकि जब योजनाएं साथ नहीं देंगी, जब उस समय की गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, केंद्र से साथ नहीं देगा, सांसद साथ नहीं देगा, तो उन योजनाओं का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं हो चुका। इसलिए वो मूर्छित अवस्था है में नागपुर महानगर पालिका की। बच्चा आज पढ़कर जब जाएगा तब तो एम्स और IIIT में जाएगा। यदि कॉर्पोरेशन से बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो नागपुर के जो अति सामान्य लोग हैं, हम गरीब लोग हैं और हम गरीबों लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, और वहाँ पर कभी भी गडकरी साहब का ध्यान नहीं रहा, ये मेरा आरोप है। आरोप है कि गडकरी साहब का जो है महानगर पालिका के स्कूलों पर ध्यान नहीं रहा, किस तरह से देखते हो? नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गत सत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली। ये स्कूल खोलते समय पूरे देश में दिल्ली मॉडल ये विषय था, इसलिए नागपुर की टीम दिल्ली भी वहाँ स्कूलों को देखने के लिए गई। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा ध्यान में आया कि सारे देश में जो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल चल रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा मॉडल जो था वो मुंबई का, पुणे का और पिंपरी चिंचवड़ का था, जिसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग का विषय था। इसलिए उस मॉडल को हमने तय किया और पहले तौर पर महानगर पालिका के 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने प्रारंभ किए। आपने देखा होगा कि सारे अखबारों ने इस साल तो फ़ोटो छापे थे कि लोग कतार लगा करके खड़े हैं कि हमारा उस स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग वहाँ एडमिशन लेने के लिए लालायित थे। 6 स्कूलों में अभी हम केवल दूसरी क्लास तक पहुँचे हैं तो 2500 बच्चे हमारे पास है, और कोविड के समय में उनका जो शिक्षण ऑनलाइन भी था वो कहीं भी किसी भी दृष्टि से नागपुर शहर की उच्चांकित जो हमारी CBSE के स्कूल है उससे कम नहीं था। एक अच्छी संस्था
आकांक्षा के माध्यम से, जो मुंबई की संस्था है उसके माध्यम से नागपुर में हम लोग संचालित कर रहे हैं। उसके रिक्रूटमेंट से लेकर के सारी चीज़ उनके हाथ में है, और उसमें एडमिशन्स भी किसी महापौर या कमिश्नर के चिट्ठी से भी एडमिशन नहीं होता। जिस प्रकार से CBSE के स्कूलों में लॉटरी निकाल करके एडमिशन होता है, उसी प्रकार से एडमिशन होता है। वो 6 स्कूल में आप जा कर के देखिए। उसके बाद अनायास हुआ ऐसा कि कॉरपोरेशन के अभी चुनाव नहीं हुए, शायद चुनाव हो जाते तो 6 की 6 विधानसभा की जगह 10 जोन की 10 स्कूलें हो जाती, शायद अगले सत्र में उससे आगे भी बढ़ जाती, और ये स्कूलें 12वीं क्लास तक बहुत अच्छे तरीके से चले, इस प्रकार का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और मेरे माननीय साथी, मेरा छोटा भाई जो कह रहा है कि महानगर पालिका का एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, तो बाबा रे वो दिन लद गए कि महानगर पालिका का एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आप पिछले 8 साल का रिजल्ट निकाल करके देखो, तो कम से कम नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में 90+ मार्क लेने वाले बच्चों की संख्या दहाई के आंकड़े से ज़्यादा है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बच्चे बगैर नो ग्रांट बेसिस पर नीट क्लियर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब उनका आधार महानगर पालिका के स्कूल में अच्छा बना होगा तभी हुआ होगा ना। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हम जो एजुकेशन चलाते हैं, साइंस की एग्जीबिशन चलाते हैं, उसको परदेसी जी जो महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बार देखा तो उसको एक आधुनिक शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए उसका एक पैरामीटर नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तय किया है। इस आधार पर पूरे महाराष्ट्र के 250 टीचरों की काउंसलिंग करके उनका प्रशिक्षण महानगर पालिका के टीचरों ने किया, और पूरे महाराष्ट्र में उस प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। महानगर पालिका ने तय किया। महानगर पालिका की एक स्कूल जो सुरेंद्रगढ़ में है, उस स्कूल के 2 बेटी, एक का नाम काजल और एक का नाम स्वाति, जिनके पिता रोटी बनाने का काम करते हैं कैटरिंग व्यवसाय में, वो दोनों बच्चियों ने अंतरिक्ष यान में जाने वाला 80 ग्राम का सैटेलाइट बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। नागपुर शहर से 2 ही बच्ची थी, वो केवल कॉरपोरेशन की थी, CBSE की नहीं थी। पिछले साल रॉकेट बनाने के लिए 4 बच्चे गए और उनका भी नाम गिनीज बुक में आया। ये सारा काम नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बच्चों ने किया है। इसलिए आपने ये कहना है कि महानगर पालिका का शिक्षण अच्छा नहीं है, आप कहीं ना कहीं सच्चाई से मुंह मोड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पानी में उतरोगे तो तैरना जानोगे, बाहर उतर के पानी की थाह अगर आप लोगे तो उसके लिए तैरना सीखना पड़ेगा, ये नितांत आवश्यक है। आप गुमराह कर रहे हैं जनता को। जिस सर ने बताया कि कई सारे उपलब्धियां महानगर पालिका के स्कूल की थी, आप गुमराह करने की कोशिश करते हो। अपनी असफलताओं पर, अपनी विफलताओं पर भ्रांति का जामा आमली जामा पहनाना, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ठीक है, कुछ चंदे के लोग, चाणक्य और चंद्रगुप्त भी रहे हैं इस देश में, तो मुझे ये नहीं कहना है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भारतीय कॉरपोरेशन की स्कूल में वो अपने स्किल से उसने अच्छा किया होगा। मेरा ये कहना है कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, पिछले 10 साल में आदरणीय गडकरी जी एक बहुत ही माने जाने सांसद रहे हुए, इस देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों में उनका नाम आता है, विपक्ष भी उनको मानता है, परंतु उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या ये कुछ एनालिसिस किया क्या कि प्राइवेट स्कूल में कितने लोग पढ़ रहे हैं, हमारी आबादी कितनी है? 22 लाख तो हमारा मतदान है। 22 लाख मतदान की अगर ऐसी आबादी पकड़े तो कम से कम 30 से 40 लाख की आबादी है। उसमें हमारे बच्चों को एजुकेशन नागपुर महानगर पालिका में कितना मिल रहा है? आदरणीय पूर्व महापौर जी ने अभी बताया कि कुछ 6 स्कूलों के बारे में अपडेट बताया, जो कि मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आदरणीय महापौर साहब ने भी कॉरपोरेशन की स्कूल से पढ़ाई किया है, और मैं भी नागपुर महानगर पालिका में कॉरपोरेशन की स्कूल से 1985-1982 में पढ़ाई किया हूँ, और उसके पहले आदरणीय महोदय ने पढ़ाई किया। आज वो महापौर बन के निकले, तो मैं बिल्कुल सवालिया निशान नहीं निकाल रहा कि कॉरपोरेशन की स्कूलों में एजुकेशन नहीं बढ़ता, परंतु उस समय से लेकर अब तक कॉरपोरेशन की स्कूलों की हालत होनी क्या थी? अब तो जगह जगह कॉरपोरेशन की स्कूलें होने वाली थी, अच्छे दर्जे की स्कूलें होने वाली थी। क्यों केजरीवाल का नाम एजुकेशन पैटर्न में आया? वो तो अभी 10 साल पहले राजनीति में आए। उसके पहले नागपुर महानगर पालिका की स्कूलें तो केजरीवाल शायद तब IAS ऑफिसर भी नहीं, IRS ऑफिसर भी नहीं बने होंगे, तब की कॉरपोरेशन स्कूलें हैं, पर उनकी हालत क्या है? चलो नहीं है, पर आदरणीय गडकरी जी पिछले 10 सालों में आपने एक ऐसा काम क्या किया कि जो एक मजबूती प्रदान हो? क्रीड़ा उत्सव के नाम से, बाकी लोगों के नाम से इतना पैसा का अथाह अंबार लगा के और पैसे खर्च किए गए इवेंट मैनेजमेंट के नाम से, सिर्फ स्वतः की प्रख्याति के लिए नहीं किए गए, कि मैं अपनी सांसद की भूमिका बनाने के लिए नहीं किए गए। मुझे ये बताइए, ट्यूटोरियल आज नीट और JEE EEE के लिए आज बच्चों को कितना पैसा देना पड़ रहा है? खुलेआम ट्यूशनों में लूटा जा रहा है। 3.5 और 4 लाख रुपए का पैकेज। एक आम आदमी अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए क्या करेगा? इसके लिए आदरणीय गडकरी साहब ने क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं गडकरी साहब ने सिर्फ सामंत और पूंजीपति लोगों पर ध्यान दिया हुआ है। अगर एजुकेशन पर इतना सा भी काम किया हो तो आदरणीय महोदय मुझे बताया, कॉरपोरेशन की स्कूल से लेकर ट्यूटोरियल्स तक जो नौजवान हो गया है बच्चा, जिसने कहीं से भी उसके पिताजी ने अपनी रोजी रोटी इकट्ठा करके एजुकेशन करवा दिया, पर नीट और EEE के एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए उसके पास कोई स्कीम है क्या?
ये आदरणीय सांसद साहब ने किया क्या? तो आदरणीय सांसद साहब पे मेरा आरोप है कि गडकरी साहब सिर्फ कुछ वर्गों को देख रहे हैं जो सामंत वर्ग है। मतलब फिर आरोप लगा रहे हो कि ठेकेदार वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आम जनता आज भी भूखी और प्यासी है और एजुकेशन पे काम नहीं हुआ। ठेकेदार वर्गों के लिए काम करते हैं, ऐसा आरोप जो है आपके सहयोगी ने लगा है, क्या कहोगे? क्योंकि जिस तरह से हमेशा आरोप जो विपक्ष लगाता है कि गडकरी साहब ने मेट्रो बनाया है, सीमेंट रास्ते बनाए हैं, उसके अलावा सामान्य वर्गों के लिए या सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा आरोप जो है हमेशा लगता है। देखिए, हकीकत कुछ और है और चुनावी भाषण कुछ और है। नागपुर शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत सामान्य आदमी को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए 55 यूपीएससीज बनी है, जिसे हम शहरी आरोग्य केंद्र कहते हैं। इन यूपीएससी के माध्यम से हमारी आशा वर्कर के माध्यम से स्लम की बस्ती तक, प्रत्येक घर तक पहुंच बनाने का काम और उनके प्रसूति से लेकर के बच्चों के इंजेक्शन्स लेने तक सारी व्यवस्था का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से होता है। और जिस शहर में 17 यूपीएससी थी, उसमें 55 यूपीएससी लाने का काम नितिन जी के माध्यम से हुआ है। 20 हेल्थ वेलनेस सेंटर लाने का काम हुआ है। इस यूपीएससी को केवल यूपीएससी के रूप में मत देखिए आप। इस यूपीएससी में पैथोलॉजी टेस्ट होती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, बाहर हम LFT, KFT और लिपिड प्रोफाइल कराए तो 4,500 रुपये लगते तीनों एक साथ कराने का, वहाँ 10 रुपये में होती है। 21 प्रकार की पैथोलॉजी टेस्ट केवल 10 रुपये में आम नागरिक के लिए उपलब्ध करा करके देने का काम गडकरी जी ने किया है। अब वो 10 रुपये के लिए कोई ठेकेदार तो नहीं जाएगा, कोई करोड़पति तो नहीं जाएगा वहाँ। और ये सारी के सारी यूपीएससी स्लम के अंतर्गत बनी हुई है, इसलिए स्लम का ही व्यक्ति जाएगा। इसके अलावा 20 हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हैं, जहाँ पर रिक्रूटमेंट ही MD मेडिसिन का हुआ है। और MD मेडिसिन के माध्यम से अच्छे कंपनी की अच्छी दवाइयाँ केंद्र सरकार के माध्यम से वितरित करने का काम निःशुल्क किया जाता है, निःशुल्क। आप कल्पना कीजिए, 55 + 20, इसका मतलब 75 हो जाते हैं। और ये 75 जगह के ऊपर में अगर गडकरी जी के माध्यम से ये भी सारे हॉस्पिटल स्लम में बने, आप देखेंगे आउटर में जा करके, तो आउटर में मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे कि शासन ने अनुमति दी है कि आयुर्वेद वाला एलोपैथिक प्रैक्टिस करे, होम्योपैथ वाला भी एग्ज़ाम दे करके एलोपैथ की प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन एलोपैथ और आयुर्वेद वाले जहाँ कहीं ना कहीं एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसी जगह पर MD मेडिसिन जैसे डॉक्टर बैठाल करके उनको जन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, ये करने का काम स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर किसी ने किया तो गडकरी जी ने किया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। हमने देखा है IGMC का चित्र, देखिए हमने टूटती हुई बिल्डिंग IGMC की। आज कल्पना कीजिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ पर सर्जिकल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया रहता और 600 बेड उपलब्ध नहीं रहती, तो हम कोरोना में सड़क पर सुलाते लोगों को। अगर देवेंद्र फडणवीस ने GMC में ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाया रहता और वहाँ 600 ऑक्सीजनेटेड बेडेड नहीं रहती और 1200 बेड नहीं रहते, तो हम सड़क पर सुलाते लोगों को। पूरे महाराष्ट्र में एक छत के अंदर 600 लोगों की सुविधा वाले दोनों केंद्र नागपुर में ही थे, मुंबई में भी नहीं थे। ये सुविधा नागपुर में भाजपा की सरकार आने के बाद बनी हुई है। आज 11 मंजिल कॉम्प्लेक्स का वहाँ पर मेडिसिन कॉम्प्लेक्स का वहाँ पर भूमि पूजन हुआ। 11 मंजिल में सारी की सारी सुविधा होगी, महिलाओं की प्रसूति से लेकर के सारी सुविधा होगी। ये सारी के सारी मेडिकल सुविधा आम नागरिकों को, निरीह लोगों को उपलब्ध कराने का काम गडकरी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में। डागा हॉस्पिटल में मैक्सिमम गरीबों की प्रसूति होती है। वहाँ पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कॉटेज बने हुए थे, आज उसको 5 मंजिल इमारत में परावर्तित करने का काम गडकरी जी के माध्यम से, देवेंद्र जी के माध्यम से हुआ। ये सारे के सारे काम क्या यहाँ पर करोड़पति की और ठेकेदारों की पत्नियाँ प्रसूति कराने के लिए जाने वाली है क्या? और ठेकेदार, अब दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। ये जो प्रोपोगंडा है कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपने आप को शहंशाह घोषित करने का, ये पैटर्न ही दिल्ली का पैटर्न है, जिस पर कोर्ट ने ताशेर उड़े रहा है कि तुम्हारे पास नागरिकों की सुविधा के लिए खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है और एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे है। ये कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है। इसलिए इस प्रकार की बातें करना। और एक खेल की बात, खेल से कुछ नहीं मिला बोलते। अरे नागपुर शहर से ग्रैंड मास्टर निकला, मेरे वार्ड का लड़का निकला। मेरे साथ एक बच्चा स्केटिंग रैली में कन्याकुमारी से नागपुर तक आया था। उसने हाथ में धनुष बाण पकड़ा और नागपुर का नाम उसने विश्व के नक्शे पर ला करके दिया। एशियाड में जा करके मेडल जीत करके आया। ये सारा खेल का वातावरण नागपुर शहर में पैदा किसने किया? वातावरण उत्पन्न होने के बाद लोग वहाँ से सीखते हैं और बाहर निकलते हैं। अनेक खेलों के अंतर्गत नागपुर की प्रतिमाएं तब बाहर आई जब उनको वहाँ पर मुकाबला करने का मौका मिला और अच्छी स्पर्धाएं जब होने लगी तो अच्छे खिलाड़ी तैयार हुए। आज उस बच्चे ने नेशनल एकेडमी नागपुर में तीरंदाजी की खोल दी है करके। ये सारी चीज़ों का वातावरण तब बना जब गडकरी जी ने वो एटमॉस्फेयर पैदा किया। अगर एटमॉस्फेयर पैदा नहीं होता
तो ये वातावरण नहीं बनता और जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर का नाम कर रहे हैं, बहुत वर्षों के बाद कोई ग्रैंड मास्टर नागपुर से पैदा हुआ, तो ये सारा वातावरण गडकरी जी के कारण हुआ है, कहने में अतिशयोक्ति नहीं और साक्ष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक सवाल, आपने कोरोना का उदाहरण दिया, आपने पैथोलॉजी लैब का उदाहरण दिया, दोनों में आपका जो है, मैं आपसे इस बारे में सवाल पूछता हूँ कि जब आप कहते हो कि मेयो मेडिकल की सुविधा बनी, कई सारा चीज़ अच्छा हुई, हाई प्रोफाइल आपने जो कहा कि ये यहाँ पे सुविधा मिली, जब गडकरी जी को कोरोना होता है तो वो किंग्स वजह से 5 स्टार हॉस्टल में जाके ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनका वोटर जो है वो मेयो में जाके, मेडिकल में जाके कोरोना में जो हुआ हमने सब ने देखा मर रहे थे। ये भेदभाव क्यों? अगर आपने सुविधा अच्छी कर दी तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? दूसरी बात, पैथोलॉजी की बात आपने की कि पैथोलॉजी आपने बनाया 10 रुपये में, सही बात है, 10 रुपये में बनाए भी, वो भी सही बात है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आप 6 और 8 दिन के बाद मिलती है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिलती है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अपन कल फिर से बात कर सकते हैं, कल आप टेस्टिंग कराइए, परसों आपके हाथ में रिपोर्ट नहीं आई तो आपके सामने माइक के सामने मैं खड़ा रहूँगा। वो तो सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा। मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 रुपये में टेस्ट होती है। गडकरी जी सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं एडमिट हुए? आप ये क्यों नहीं पूछते कि देवेंद्र जी सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए थे? इस पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? गडकरी जी Z+ सिक्योरिटी में है, अगर वो सरकारी अस्पताल में उस स्थिति में एडमिट होते जहां पैर रखने को जगह नहीं थी तो उस समय वो हॉस्पिटल की अव्यवस्था हो जाती। उनके सिक्योरिटी के कारण वहां सारी अव्यवस्था हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से उनको वो कदम उठाना पड़ा। मेरी माँ 98 साल की थी और मैंने IGMC में एडमिट किया। मेरे परिवार के 12 लोग कोरोना से पीड़ित हुए, मैंने IGMC में मेयो हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैंने तो नहीं किया कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 98 ईयर की मेरी माँ को मैंने एडमिट किया। उसके बाद जब वो 100 साल की होगी दोबारा कोरोना से पीड़ित हुई, फिर मैंने IGMC में एडमिट किया। मैं तो नहीं गया भाई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और गडकरी जी के जाने का कारण ऐसा था कि सेकंड वेव में जिस समय वो पॉजिटिव हुए उस समय शहर में बेड की इतनी कमी थी कि उपलब्ध नहीं थी, और कोई Z+ सिक्योरिटी वाला वहाँ जाएगा और उसके जाने के कारण वहाँ पर आजू बाजू से लेकर के सारी व्यवस्था ऐसी डिस्टर्ब हो जाएगी और आम नागरिक को तकलीफ होगी। तो आम नागरिक को तकलीफ ना हो, इस दृष्टि से उनको मजबूरी में उठाया गया वो कदम है। सुविधा साबित थी। सर, नागपुर में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में काम हुआ, एजुकेशन में काम हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने अभी बताया कि MD मेडिसिन डॉक्टर रखे गए हैं UPSC सेंटर्स में। मुझे ये बताइए कि जिस नागपुर महानगर पालिका के पास तत्कालीन जो दासरवार थे वो 10वीं पास थे, वो MBBS डॉक्टर नहीं है। इनको घनकचरा उपायुक्त यदि जिस पे जो मापदंड है उस पे नहीं मिलता, और वर्तमान में जो डॉक्टर महल्ले हैं वो खुद एलोपैथिक, वो MBBS डॉक्टर नहीं है, जो कि नियमानुसार MBBS होना चाहिए घनकचरा उपायुक्त ने, वो नहीं है। तो UPSC सेंटर्स में आप MD मेडिसिन कहाँ रहेंगे? एक भी MBBS डॉक्टर्स नहीं है। एक आदि अपवाद होगा तो बात अलग है, ये हालात है। अब ठीक है, मैंने बताया ना कि भ्रांतियों का जामा पहनाना ये एक सत्ता पक्ष की आदत है। और रही बात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में UPSC के सेंटर की इतनी ज़्यादा सुर्खियां बता दी हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने, परंतु मेडिकल और मेयो के वर्तमान में भी हालत क्या है। और कोरोना तो ये पूरी दुनिया ने देखा, झोपड़पट्टियों में जाके आप सर्वे कर लो कि कोरोना में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, या IGMC में लोग मर रहे थे, रास्तों पे मर रहे थे। हमने ऑटो में मरते हुए लोगों को देखा। मेडिकल में हमने डॉक्टर सुधीर गुप्ता उस समय के डीन हुआ करते थे, हमने उनसे बात की, वो बोलते थे कि हमारे पास जगह नहीं है। तो देखिए, जगह तो उस समय की विडंबना वैसी थी, उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी, पर चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था हमने और आपने दोनों ने देखा है। और वो सवाल आपने भी किया, पैथोलॉजी में हम सब लोगों ने पैसे दे के कहीं 1000 रुपये दिए, कहीं दिए। वो पैथोलॉजी घोटाला भी हम लोगों ने निकाला था, पंचशील टॉकीज के ऊपर हमने सबसे पहले किया था, तब प्रशासन का ध्यान आया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था नागपुर में चरमराई हुई है। मेडिकल में यदि आज भी आप न्यूरॉन का, किडनी का प्रॉब्लम लेकर जाओगे, यदि आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो आज भी दम तोड़ रही है व्यवस्थाएं। सुपर में काम करने वाले, सुपर स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के धंतोली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मैं आरोप नहीं लगाता, पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के शहर में के विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि जिनको पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त है, ये मेरा आरोप है। और वो डॉक्टर्स जाके मेडिकल में प्रैक्टिस करते हैं, और मेडिकल में चरमराई हुई हालत में उनके ही हॉस्पिटलों से लोग जब आखिरी वक्त पे प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते हैं और फिर उनको रेफ़र किया जाता है सुपर स्पेशलिस्ट में, मरने के लिए दम तोड़ते हैं। कोई भी सुविधाएं नहीं है। मेडिकल और मेयो की हालत बहुत चरमराई हुई है। जो सुविधाएं होनी चाहिए, मुझे एक बता दीजिए कि मेडिसिन की बात हो रही है, UPSC में मेडिसिन की बात हो रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिकल और मेयो में आपको कितनी दवाइयाँ बाहर से खरीदना पड़ता है कि नहीं? बगल में डागा है, हम यहाँ 200 मीटर पे डागा हॉस्पिटल है, प्रसूति के लिए हमारी माँ बहनें यहाँ पर आती हैं, उनको पूछिए कि बाहर से उनको दवाइयाँ खरीदना पड़ती है। मुझे ये बताइए, क्या एक आदरणीय, एक वो सांसद जिसको पूरा विपक्ष और पूरा देश मानता है, क्या वो अपने शहर में मेडिकल, मेयो, डागा में दवाइयाँ फ्री नहीं करवा सकते?
वहाँ भी प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं बाहर से, लेबोरेटरी से, लैब से अपनी रिपोर्ट लेके आना, पर ब्लड रिपोर्ट। आप मेडिकल चलिए मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ, 1 घंटे के अंदर आपको रोते और बिलखते लोग मिलेंगे, हाथों में खून पकड़ के अपने ऊपर चढ़ाते हुए लोग मिलेंगे। तो नागपुर की यथा स्थिति मैं बता रहा हूँ ना, सामान्य वर्ग कहीं भी लाभान्वित नहीं हुआ, वो शिक्षा से हो या स्वास्थ्य से हो। स्वास्थ्य मैंने आपको गिना दिया, जिस नागपुर महानगर पालिका के पास मापदंडों पर उतरने वाले MBBS डॉक्टर खुद पदों पर नहीं है, वो UPSC में क्या MD मेडिसिन रखेंगे, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, नागपुर के विषय में मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। 2 चीज़ का घालमेल किया जा रहा है। UPSC महानगर पालिका केवल केयर टेकर है, उसको चलाने का काम केंद्र सरकार के निधि से केंद्र सरकार नियुक्त कर्मचारी करते हैं। उसको महानगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी से उसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि महानगर पालिका के मस्टर पर जो कर्मचारी है वो वहाँ कार्य नहीं करता। ये सारा का सारा केंद्र सरकार की निधि से संचालित हॉस्पिटल है, इसलिए माननीय नितिन जी गडकरी ने ये किया, मैंने ये बताया, महानगर पालिका ने किया ये नहीं बताया। इस बात पर, विशेष बात पर तवज्जो देनी चाहिए। रही बात, इन्होंने उल्लेख किया कि सुपर स्पेशलिटी में वो डॉक्टर है जिनके खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल है। महाराष्ट्र सरकार ने ये उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बाहर रह करके जो प्रकार से ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सुविधा सामान्य नागरिक को मिलनी चाहिए, इसलिए आप वहाँ जाकर के ऑपरेशन कीजिए। वो खुशी से सुपर स्पेशलिटी में नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे सारे तज्ञों को जो स्पेशलाइज्ड है उनको सरकारी दवाखानों में सेवा देने के लिए मजबूर किया है, मजबूर और बाध्य किया है कि आपको जाकर के देना ही पड़ेगा, कारण आपने जो शिक्षण प्राप्त किया है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र की पूंजी लगी हुई है, इसलिए आपके शिक्षा का उपयोग सामान्य नागरिकों के लिए भी होना पड़ेगा। इसलिए जाकर के न्यूरॉन के जो सीनियर डॉक्टर्स है वो वहाँ जाकर के न्यूरो सर्जरी करते हैं। उनकी स्वखुशी नहीं है, उनको अगर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए तो कल से वहाँ जाना बंद कर देंगे, कारण उनके पास इतनी प्रैक्टिस वहाँ पर है, वो वहाँ से पेशेंट लेने नहीं जाते। महाराष्ट्र सरकार ने नियम बनाया है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा और सामान्य गरीब आदमी को भी आप जैसे डॉक्टर की सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर होती है। इसलिए किसी भी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और लोगों को गुमराह करना, ये बंद कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े तन्मयता से पूछना चाहता हूँ, बहुत निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ, थे ना 2.5 साल, मैं महापौर था ना, फूटी कौड़ी नहीं मिली शहर के लिए, 2.5 साल में फूटी कौड़ी नहीं मिली। एजुकेशन की बात करते हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जी पालक मंत्री थे, उन्होंने स्कूलों के, महानगर पालिका के स्कूलों के डिजिटलाइजेशन के लिए 125 करोड़ रुपए दे करके गए थे, 1 रुपया नहीं मिला। जिनके कार्यादेश हो गए थे, ऐसे 56 करोड़ रुपए के काम कार्यादेश होने के बाद रोक दिए गए। और ये डेवलपमेंट की बात करते हैं जिन्होंने फूटी कौड़ी नहीं दी। इसलिए हकीकत क्या है उसको देखो। चुनाव आया इसलिए भाषण देना और लोगों के ऊपर उंगली उठाना ये बंद करो। कब तक ये चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा? आपसे लूँगा, 2.5 साल आपकी भी सरकार थी, आपने काम नहीं किया और गुमराह करने की बात जो है दयाशंकर जी ने की। ठीक है ना, 2.5 साल में किसने काम किया? यहाँ कौन से काम हुए? गडकरी जी बेचारे या देवेंद्र जी 15 दिन के बाद लोग अपनी जान बचा रहे थे, सरकारों ने लोगों की जान बचा ली उन 2.5 सालों में, ये हुआ। और रही बात नागपुर महानगर पालिका को अनुदान की आदत पड़ गई है। आज भी क्या इनकी सरकार है तो क्या बराबर मिल रही है लोगों को तनख्वाह? सफाई कर्मचारियों के आंदोलन नहीं हो रहे हैं आज? सबके बाकी नहीं हो रहे? आज समय पे कचरे वालों को उनकी फीस नहीं मिल रही है? आज ये देखिए, नागपुर महानगर पालिका ये हमेशा अनुदान, इसको पिछले 15 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी शासित है ना, इसको अनुदान की आदत पड़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही तो उन्होंने अनुदान पे इनको पलने की इच्छा की। भाई स्वयं स्वावलंबी क्यों नहीं हो पाई नागपुर महानगर पालिका? और रही बात कोरोना की, तो कोरोना में सिर्फ एक नागपुर महानगर पालिका से कोई भेदभाव हुआ ऐसा थोड़ी है, पूरे देश में परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। PM केयर फंड का क्या हुआ? आज तक पैसा मिला क्या? प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं दे दिया कुछ पैसा? या महाराष्ट्र सरकार को प्रधानमंत्री जी ने कितना पैसा दे दिया उस समय की? चलिए PM केयर फंड में बहुत पैसे आए। यहाँ से लोगों ने रिक्वेस्ट किया ट्विटरों पे कि आप कोष में डालो। आदरणीय देवेंद्र जी ने उस समय रिक्वेस्ट किया कि आप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति ये बता रहे हैं कि आप PM केयर फंड में डालो, और PM केयर फंड का आज तक कुछ नहीं मिला। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सामने आ गया और सबके सामने आ गई, लेकिन PM केयर फंड की कुछ फंड नहीं आया। तो प्रधानमंत्री जी से अनुदान क्यों नहीं आया राज्य सरकार को? ये सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूं। और मैं कह रहा हूं कि पिछले 15 सालों से अनुदान के पीछे क्यों नागपुर महानगर पालिका पड़ी है? क्यों उसके बजट में हमेशा टोटा पड़ा हुआ रहता? क्यों स्वावलंबी नहीं बनती है वो? तो ये मेरा कारण है कि ये सिर्फ आरोप है। फिर से यही है कि जो जुमला जयेश भ्राता ने हम पे लगाया कि चुनाव में, तो ये चुनाव में भ्रांतियां फैला रहे। उस समय उद्धव जी लोगों की जान बचा रहे थे, उस समय राजनीति करने का वक्त नहीं था और पैसे सबको मिले। जिस प्रकार से योजनाओं पे पैसे खर्चा किया जाता है और योजना क्रियान्वित की जा रही थी। सिर्फ एक स्पेशल नागपुर महानगर पालिका को फंड बेचने की जरूरत नहीं थी। 10 लाख रुपए की सागर पांडे जी PRO हैं, उनको पूछे, वेंटिलेटर्स वगैरह दिए गए। इस प्रकार की जो भी जमा उस समय सरकारों ने लोगों को प्राण बचाना, ये सबसे पहली प्रियोरिटी थी। उसके थाली नहीं बजाए और बिजली के बल्ब नहीं बंद किए। मान्यवर, मैं पुनः विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कोरोना में किसने क्या किया है पूरे शहर ने आँख खोल करके देखा है।
किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। और संबानी के मुख से निकल गया 10 लाख रुपए के वेंटिलेटर भेजे, 7.5 लाख रुपए का एक ही वेंटिलेटर आता। इन्होंने 10 लाख के भेजे तो 1.5 तो होंगे नहीं। यह जो बात कर रहे हैं कि कोरोना के कार्यकाल में, अरे जो आदमी घर में बैठा रहा अपने मंत्रालय में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे 2 दिन बैठा 2.5 साल में, वो क्या बाहर निकल के काम करेंगे? रही बात गडकरी जी की, सड़क पर उतर करके उन्होंने काम किया। नागपुर शहर में 1000 से ज़्यादा बाईपैप दिए, बाईपैप प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दिया कि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है करके। ऑक्सीजन की स्थिति आपने देखी, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी, तो विशाखापट्टनम से 8 गाड़ी गडकरी जी के कहने पे हायर हुए, और खाली गाड़ी नहीं 8 गाड़ी नागपुर ऑक्सीजन लेकर के आई। ट्रेन से ऑक्सीजन आया, ट्रक से ऑक्सीजन आया, प्लेन से ऑक्सीजन आया। ये सारी सुविधा नागपुरकर ने अपनी आंखों से देखी है करके। और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि हम अपने आप से वैक्सीनेशन खरीद लेंगे, तुम छोड़ दो। प्रधानमंत्री ने नहीं दिया 15 दिन। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि हम दे देंगे। आखिर में सारा का सारा वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने दिया ना, कि नहीं दिया? और रही बात पैसे क्यों नहीं दिए, पैसे क्यों नहीं दिए, अब दिख रहा मुंबई में क्या क्या हुआ पैसे दिए तो। ईडी की इंक्वायरी बैठी हुई है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे 1.5 गुना ज़्यादा कीमत में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और पहले कॉन्ट्रैक्ट के 1.5 लाख इंजेक्शन लेने बाकी थे, उसको स्क्रैप कर दिया गया। ऐसे कितने आरोप वहाँ पर लगे हुए हैं करके। कम से कम नागपुर में ये सब चीज़ें तो नहीं हुई ना। ठीक है, इसके ऊपर जवाब दोगे या फिर मैं नेशनल इशू पे जाऊँ? नहीं, स्क्रैप तो नागपुर महानगर पालिका की 250 बसें भी हुई हैं। उनका क्या हुआ? ग्रीन बस आ गया, वो फेल हो गई। तो स्क्रैप का काम तो नागपुर महानगर पालिका में भी चल रहा है। लेकिन आदरणीय गडकरी जी, एक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि व्यक्तिगत उन्होंने सेवा किया, मैं मान्य करता हूँ, क्योंकि उस समय धर्म था, मानव धर्म था, लोगों की जान बचाना, और उसमें गडकरी साहब ने कार्य किया। हम वो लोग नहीं है कि हम उनको नहीं बोलेंगे। उन्होंने काम किया और ऑक्सीजन के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जिस प्रकार का स्क्रैप की पॉलिसी है, तो स्क्रैप की पॉलिसी सबसे ज़्यादा तो नागपुर महानगर पालिका में हो रही है। और एक मंत्री होने के नाते, एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते, वो उस भ्रष्टाचार पर उंगली क्यों नहीं उठाते? देश लेवल पे जो फिलहाल चर्चा है मोदी जी की गारंटी के बाद जो है फिलहाल चल रही है। मोदी जी की गारंटी ये भी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी की गारंटी ये भी थी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। मोदी जी की गारंटी ये भी थी कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा। मोदी जी की गारंटी ये भी थी कि 15 लाख सभी के खाते में आएंगे। मोदी जी ने कई सारे गारंटी दी थी, लोग कंप्लीट नहीं हुई। अभी नई गारंटी जो है मोदी जी दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहोगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय 15 लाख रुपए की बात की थी, तो उनका वक्तव्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनका वक्तव्य यह था कि विदेशों में काला धन इतने बड़े प्रमाण में जमा है कि वह वापस आ जाए तो सबके खाते में 15-15 लाख जा सकते हैं। इसको 15 लाख देने की उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, ये कहीं नहीं है। वापस क्यों नहीं आया काला धन? अरे भाई, आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? काला धन से पैसा है, जो काला धन में जाता था पैसा, उसको योजना बना करके जो काला धन विदेशों में पड़ा है वो वापस लाएंगे, ये कहा गया था, वो क्यों नहीं आया? भाई, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद आसमान से पैसे गिरे क्या कि सड़क बनने लगी, पुल बनने लगी, मेट्रो बनने लगी, एम्स बनने लगी। कोरोना की त्रासदी की बात की, कोरोना के बाद 121 मेडिकल कॉलेज खुल गए, MBBS के 53% सीट बढ़ गई, MD की 80% सीट बढ़ गई। ये आसमान से पैसे आए क्या? ये पैसा इसी राष्ट्र में भ्रष्टाचार को रोक करके प्रधानमंत्री जी ने जनरेट किया। इस देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया ऊपर से नीचे भेजूं तो 15 पैसा आदमी तक पहुंचता है, 85 पैसे गायब हो जाता है। आज ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने जो व्यवस्था उपलब्ध करी, उससे 100% पैसा आम आदमी के अकाउंट में जाता है। वो गरीब आदमी जो कोरोना के समय 3 महीने घर में था, उसके अकाउंट में जनधन के माध्यम से 500 रुपये तेल नमक मिर्ची खरीदने के लिए आया ना, सब्जी खरीदने के लिए। लोगों ने देखा है ना, ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जो भ्रष्टाचार को रोका, उस भ्रष्टाचार को रोकने के कारण जो निधि आती है, वो निधि आम नागरिक तक उसके खत्म हो गया भारत से पूरी तरह से। खत्म हुआ मैं ये नहीं कहता, खत्म होने के लिए उन भ्रष्टाचारियों को अभी भी खत्म करना बाकी है। कौन कौन है भ्रष्टाचारी? मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि किसी पर व्यक्तिगत उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं कौन जेल की शिक्षों पर है, कौन जेल की शिक्षों पर है और कौन जेल की शिक्षों के बाहर जमानत पर घूम रहा है, ये पूरा राष्ट्र देख रहा है। भाजपा की कंडीशन तो ऐसी हो गई कि कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी अपने पार्टी में ले लेते हैं, फिर वॉशिंग मशीन में धुल के सामने आ जाते हैं, तो उनको राज्यसभा पद मिल जाता है, किसी को अर्थमंत्री पद मिल जाता है, किसी को उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता है। नवनर जो जिनके ऊपर आरोप थे उनको आपने मंत्री पद दे दिया। भाई, कांग्रेस के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चंदन थे वो घिस गए, रह गए नीम के खोड़, अच्छे थे वो चले गए, रह गए चपाती चोर। इसी में सारी बात आ गई। भाजपा में अगर जो आपके पास आए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो कौन है? जिन पर केस दाखिल है, केस वापस नहीं हुए, केस चालू है। केस में अगर वो आरोपी सिद्ध हो गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, केस में आरोपी साबित होंगे। और जिस तरह से ये आरोप हमेशा ही लगाते हैं कि
भाजपा या विपक्ष के जो नेता है जो भ्रष्टाचारी है भाजपा अपने पास लेके वॉशिंग मशीन में साफ कर रही है। आप बताया जयेश भ्राता ने अभी कि पूर्व महापौर जी ने बताया कि जिस प्रकार से आपने भी बोला कि जो थे इनके पास आए उनके केस चालू है, तो इसी प्रकार से विजय माल्या का केस चालू है, इसी प्रकार से मेहुल चोकसी का केस चालू है, इसी प्रकार से नीरव मोदी का केस चालू है और ये लोग कभी नहीं आएंगे क्योंकि भाजपा की मानसिकता ही आपने देख लिया कि जब तक केस चालू है और केस चालू के रूप में वो पूरे देश को लूट के चले गए हैं। और रही बात काला धन की, तो काला धन कभी नहीं आने वाला, यहाँ से भी काला धन जाके वहाँ जमा हो गया। रही बात महोदय ने अभी बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो बाकी डेवलपमेंट की बात की है और इन्होंने बताया कि वो काला धन रोक दिए इसलिए हुए। पहली बार तो एक बात बताओ कि भ्रष्टाचार रुका नहीं है और ये हुआ कहाँ से मालूम है क्या? ये पैसा आया कहाँ से? जो भी छोटा मोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ये पैसा काला धन रोक के नहीं आया। ये 35 रुपये की दाल 70 रुपये की गई, 70 रुपये का मूंगफली का तेल 170 रुपये हुआ, 75 का पेट्रोल 110 रुपये में मिला। मेरे और आपके खून पैसे की कमाई निचोड़ के बाकी ब्लैक मनी चली रही है और ब्लैक मनी फिर जमा होगी। इसलिए तो ब्लैक मनी पे काले धन पे लोग ना ये बोल रहे ना रामदेव बाबा बोल रहे, अब ये नहीं बोलेंगे ना क्योंकि वो काला धन अब और डबल संख्या में जमा हो गया और अब इनके भी हिस्से बाटी वहाँ पे जमा हो गई। और विजय माल्या, नीरव चोकसी और ये लोग अब मेहुल चोकसी अब ये नहीं आने वाले हैं ये, क्योंकि अब काला धन में ये लोग पाटीदार हो गए, ये हिस्सेदार हो गए हैं, चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो कौन बोलता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सिटी सर्वे में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पुलिस में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार, बिना भ्रष्टाचार की तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। हाँ, कीमत दुगनी हो गई है भ्रष्टाचार की। पहले तो आपके भी लगे, मतलब आपके जो संगठन उनके पे लगता है कि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये बेचता हूँ तो 85 पैसे अंदर ही चले जाते, 15 पैसे जो लोगों के खाते में जाते। आज वो स्थिति नहीं है, ऐसा भाजपा कह रही है। तो ठीक है ना, बहुत बड़े प्रधानमंत्री आए थे जो ये सब बंद करने आए थे, परंतु अब वो स्थिति रही थी क्या? अब तो 85 पे नहीं, अब तो 185 रुपये आ रहे हैं और नीचे पर वही रेशियो है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार लगा। और रही बात हमारी पार्टी के जो दागदार लोग अभी चंदन के खोड़ बता रहे हैं महोदय कि वो लोग चंदन के खोड़ हैं, बताइए हमारे यहाँ भ्रष्टाचार किए हुए लोग, इनके लोग चिल्ला रहे हैं, किरीट सोमैया जैसे लोग चिल्ला के मर गए कि भाई इनको जेल में डालो, जेल में डालो। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो एकदम स्वच्छ, कितने हजार करोड़ों का उद्यान घोटाला किए हुए प्रफुल्ल पटेल जी बिल्कुल क्लीन चिट लेकर बैठ गए हैं। 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिल्लाते हैं कि इरिगेशन घोटाले में इरिगेशन घोटाले में अजीत पवार और राष्ट्रवादी पे आरोप लगाते हैं और तीसरे दिन अजीत पवार जी और आज पूरी की पूरी भाजपा उनके प्रचार में लगी हुई है। सुमित्रा ताई के प्रचार के लिए जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वही मुख्यमंत्री जी अजीत पवार जी के लिए चिक्की पिसिंग। हमने तो क्लिप सुनी, आपने भी सुनी होंगी, आपके माध्यम से है। लेकिन आज कैसे, मतलब चेहरे का मुखौटा कितने जल्दी भारतीय जनता पार्टी बदलती है। होता है राजनीति में, करना भी पड़ता है, परंतु इतना जल्दी फास्ट ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मुखौटा बदला जाता है और तुरंत कपड़े बदल दिए जाते हैं। और वही वॉशिंग मशीन अब लोग हमारे लोगों को भी लेके भ्रष्टाचार के तहत, अब इनकी पार्टी नहीं रही। अभी आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्श वाली पार्टी नहीं रही, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं रही, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले संस्कार वाले लोग नहीं रहे। अब ये लोग मौका परस्त लोग हो गए और मोदी जी और अमित शाह को सिर्फ सत्ता चाहिए, तानाशाह ये सिकंदर है। और इस सिकंदर को रोकने के लिए एक राजा पुरु फिर से इस हिंदुस्तान में होगा, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी बन रही है। और महाराष्ट्र में उद्धव जी जिस प्रकार से ठाम भूमिका में खड़े हैं, पहले लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि भगत सिंह के साथ भी यही हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी गोलियां खाई थी, क्योंकि जब तानाशाह होता है तो वो कुचलते हुए चलता है और इनकी भी बुनियाद भ्रष्टाचार है, इनकी बुनियाद तानाशाही है। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, बाकी तो सब चीज़ें चालू हैं। एक आरोप आपके भी है कि आप कांग्रेस को पानी पी के गालियां देते थे, आज स्थिति खराब है महाराष्ट्र में, तो राहुल गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने अपने आप को परिवर्तित किया है। पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में, आज का राहुल गांधी सड़क से उठा के बच्चियों को गले लगा रहा है। अब उसे समझ में आया कि देश का लोकतंत्र क्या है। लेकिन तब का मोदी अब इतने ऊपर जाके बैठ गए हैं, तो आदरणीय मोदी जी की अब उनको गरीबों की परवाह नहीं रही। तो बिल्कुल समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर राहुल गांधी में परिवर्तन हो रहा है और तब एक तरफ हम लोग दे रहे कि देश का ताना था, एक तरफ देख रहे हैं कि संविधान खतरे में, एक तरफ देख रहे हैं कि लोकतंत्र की अस्मिता खतरे में है, तो इन सब चीज़ों के लिए यदि एक आने की जरूरत पड़ रही है तो क्यों ना है। देखिए ना, उठा के लोगों को डाला जा रहा है। यही पार्टी 50 करोड़ रुपये उस आबकारी में उस शराब के मालिक से ले लेती है, 50 करोड़, तो क्लीन चिट है, ईडी उसको कुछ नहीं बोलती और बस उसको 8 बयान में कुछ नहीं बोल रहा है और 90 बयान में कमर दर्द की वजह से वो जमानत पे चले जाता है और वो बोलता है कि हमने घूस देने की बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल जेल में। तो आप समझो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान की बात नहीं हो रही। इसलिए हम आज राहुल गांधी के साथ खड़े कि राहुल गांधी को वास्तविकता समझ में आ रही है। सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ गया तो वो अपना है।
सावरकर के बारे में कह लीजिए कि वो माफी वीर तो भी चलेगा। बिल्कुल, सावरकर जी के बारे में हमने कभी बोले नहीं और इस विषय पे बिल्कुल नहीं। देखिए उद्धव जी आज भी सांगली की सीट पे हमने बात किया तो किया, हम अपने हिंदुत्व पे आज भी प्रखर है, हमारे राम आज भी हमारे हृदय में। राम से हमने समझौता नहीं किया, सावरकर जी से हमने समझौता नहीं किया। उस पर आज कांग्रेस बोले हम लड़ लेंगे, हम देश के मुद्दे पे हम तानाशाहों के खिलाफ हम एक राजा पुरु खड़ा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम राहुल गांधी के साथ। लोकतंत्र खतरे में है ऐसा बताया गया है। लोकतंत्र में जिस तरह से कई स्टेटमेंट भी आए हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार सीट चाहिए, और आपके विपक्ष तो ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और हम आ भी भर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जिन्होंने देश के संविधान ने 80 से ज़्यादा बार संशोधन करके संविधान को परावर्तित किया, वो हमको कह रहे कि हम संविधान बदलेंगे करके। ये समझ के बाहर की बात है, समझ के बाहर की बात है। आदित्य जी राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, और उसी पदयात्रा में उसी दिन शाम को सावरकर को वो गाली देता है। इनके मुंह में दही जम जाती है, दही जम जाती है, बोल नहीं पाते। अब वो आदित्य उदय होने वाला आदित्य है या अस्त होने वाला है, ये प्रश्न लग जाता है जब सावरकर की गाली कान बंद करके सुन लेता है वो करके। तो अरे भाई, ये कब तक होगी? लोगों को अंदर डाल रहे। कल कोर्ट में गए थे ना, फैसला दिया ना कोर्ट ने। वो मजिस्ट्रेट भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है क्या? कोर्ट ने फैसला दिया ना, उस फैसले पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, उसके शब्द का उपयोग भी नहीं करना चाहूँगा। कोर्ट फैसला दे रहा है ना, और कोर्ट निर्णय ले रहा है ना। देश का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश अपनी दृष्टि से न्यायालय को स्वतंत्रता से चला रहा है ना। अब इनकी अड़चन कैसी है कि जहाँ इनके फेवर में रिजल्ट आया तो ईवीएम मशीन अच्छी है, जहाँ इनके विरोध में निर्णय गया तो ईवीएम मशीन खराब है। मुझे एक चीज़ बताओ, जिस दिन प्रधानमंत्री ने शरद पवार के बेटे पर भतीजे पर आरोप लगाया था, उस समय उद्धव जी उसके गले में हाथ डाल के खड़े थे कि नहीं खड़े थे? यानी मेरी प्रेमिका दूसरे के साथ भग गई तो वो गंदी हो जाएंगी, जब तक मेरी प्रेमिका है तब तक ठीक रहेंगी। एक सवाल ये है कि जिस तरह से अनंत कुमार हेगड़े ने 400 पार के ऊपर बोला, ज्योति मिर्धा जो राजस्थान की सांसद के लिए खड़ी उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हमको बदलाव करने हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट जो सामान्य जनता जो संविधान के ऊपर विश्वास करती है, इनको हर्ट नहीं करता है? ये फिर भाजपा के विरोध में नहीं जाएंगे? देखिए, हेगड़े के बयान देने के बाद हेगड़े पर कार्रवाई हो गई। आपने देखा कि भोपाल से एक सांसद थी साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने भी वक्तव्य दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। उनके साथ पार्टी ने क्या निर्णय लिया, आपने अपनी आंखों से देखा है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई वक्तव्य देता है जिससे सामाजिक सलोखा खराब हो, सामाजिक भावनाएं दूषित हो, ऐसे व्यक्ति पर पार्टी अपने आप कार्रवाई करती है, और पार्टी उस पर 100% कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मेरा सवाल महंगाई के ऊपर है। जिस तरह से महंगाई 2014 में सुना था कि पेट्रोल के रेट जो है कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएंगे, ऐसा जो है मोदी जी ने कहा था। बहुत ही महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो कम नहीं हुई सर, लोगों के जेब से और ज़्यादा पैसा जाने लग गया। तो वो कहाँ है, वो गारंटी कहाँ है? मैं इस पर स्पष्टीकरण देने की जगह आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने सबसे पहले बार अपनी गाड़ी में जब पेट्रोल डाला था ना, तो 7 रुपये 15 पैसे लीटर डाला था, और उसी साल जब मैंने देसी घी खरीदा था ना, तो 8 रुपये किलो खरीदा था। आज देसी घी क्या भाव है? 500-600 रुपये। और पेट्रोल क्या भाव है? 103 रुपये। दोनों में अंतर कहाँ है? कौन सी चीज़ सरकार के हाथ में, पेट्रोल है कि देसी घी है? पेट्रोल। तो जो सरकार के हाथ में वो 100 पे ही है, और जो सरकार के हाथ में नहीं वो 700 रुपये पे। नहीं, सवाल यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 25 पैसे प्लेट समोसा खाया है। कितने? 25 पैसे प्लेट। मैंने 10 पैसे प्लेट भी खाए, लेकिन तब मेरे को समझ नहीं थी। लेकिन जब मेरे को समझ आ गई, जब मैं समझदार बन गया, तब मैंने 25 पैसे प्लेट समोसा खाया। अभी 30 रुपये 40 रुपये प्लेट समोसा है। अब आप कल्पना कीजिए, पेट्रोल सरकार के हाथ में है तो 7 रुपये का 100 रुपये हुआ, और ये 25 रुपये का 40 रुपये हो गया। सवाल तो यही है। सवाल तो इसलिए सरकार का अंकुश होना इसलिए आवश्यक है ऐसी चीज़ों के ऊपर में। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये विजय माल्या, इसके फाइल पर किसने पत्र दिया कि इनको लोन देना चाहिए? नीरव चौकसी, इस पर चिदम्बरम का पत्र क्यों लिखा हुआ है? किसके कार्यकाल में इनको लोन दिया गया? किसके कार्यकाल में नियम तोड़ करके लोन दिया गया? ये सारे के सारे काले चिट्ठे इनके नाम से है, सारे के सारे काले चिट्ठे इनके नाम से। और इनको वापस लाने के लिए सरकारी तौर पर इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत जो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी के सारी केंद्र सरकार कर रही है। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए जो इनके पाले हुए सांड है
वो दूसरों पर कुदाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, सब इनके गले में हाथ डाल करके चलने वाले लोग हैं ये। इनकी सारी फाइल के ऊपर में चिदम्बरम के, आप कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह जी के मना करने के बाद सोनिया जी के निवेदन पर पैसे दिए गए इनको। अब पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के जो वक्तव्य है ईडी के सामने पढ़ लीजिए, सारी की सारी सच्चाई ध्यान में आ जाएंगे कि घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, मास्टरमाइंड कौन था। ये समझ में आने वाली बातें हैं। मेरा सवाल महंगाई पे था, और जिस तरह से आपने कहा कि पेट्रोल का जो एग्जांपल दिया था, मोदी जी ने तो कहा था कि पेट्रोल आपको 30-40 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा 70 के हिसाब से है। तो अब हम सत्ता में आएंगे तो हम 30-40 में कर देंगे। अब आपने कहा कि कंट्रोल जो हाथ में सरकार के वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब आप जब स्टेटमेंट देते हैं कि 30-40 रुपये में हम मिल सकता है और आने के बाद वो उसका रेट बढ़ जाता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? पहले आते हो तो कहते हो कि कम हो जाएगा, बाद में आने के बाद बढ़ा देते हो। एक साथ सारी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पेट्रोल को लेकर के केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी उस समय उसने नियम बनाया था। पेट्रोल के भाव ठहराने का अधिकार जो मूल रूप से सरकार के पास था, वो कंपनियों को देने का काम कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार के समय ये निर्णय लिया गया कि इसके भाव कंपनी तय करेगी करके। अब किसने निर्णय लिया ये कि कंपनी भाव तय करेगी? यूपीए सरकार ने निर्णय लिया, उसी के अंतर्गत, उसी योजना के अंतर्गत काम चालू है। तो कांग्रेस की नीति पे काम कर रहे हैं आप कांग्रेस की नीति पर काम नहीं कर रहे हैं हम। कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी, राष्ट्र की बहुत सारी ऐसी आर्थिक धरोहर होती हैं जिन बातों के ऊपर में एक बार अगर बृहत उद्योगों के साथ में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में ट्रीटी हो जाती है तो उसको पालन करके चलना पड़ता है। कारण यह जो क्रूड ऑयल है, ये बहुतांश बड़ी प्रमाण में बाहर से खरीदी करके बुलाया जाता है। हाँ, कीमत में कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए अटल जी सरकार में आए तो 10% इथेनॉल की बात हुई, मोदी जी सरकार में आए तो इथेनॉल मिलाने का परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ाया गया। अब आप कल्पना कीजिए कि हम विदेशी मुद्रा को बचा सके, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम लोगों ने अपना ध्यान आगे कर दिया है। हम सीएनजी के माध्यम से ये सारा का सारा काम हो सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि रूस और यूक्रेन का युद्ध होने के बाद विश्व में जिस तेज़ी के साथ में पेट्रोल के भाव बढ़े थे, हिंदुस्तान में नहीं बढ़े? ये प्रधानमंत्री की कार्यकुशलता और प्रणाली का कारण नहीं है क्या? क्या कारण है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल के भाव कहीं ना कहीं एक कीमत पर आकर के निश्चित रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए वेनेजुएला में जा कर के वहाँ पर महानगर, ये भारत सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के संस्थाएं वहाँ पर रिफाइनरीज के माध्यम से पेट्रोल तैयार कर रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत में पेट्रोल का स्टॉक बढ़ाने का काम, जितना कांग्रेस के कार्यकाल में था उससे 10 गुना स्टॉक बढ़ाने का काम इन्होंने किया कि इमरजेंसी के समय में भारत में पेट्रोल कम नहीं होना चाहिए। आप ये सारी चीज़ें देखिए कि देश रक्षा संसाधनों को लेकर के कितने पैसे खर्चा कर रहा है। अगर हर जगह कट ऑफ सब्सिडी कर दिया तो क्या हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाना है? ये बात पर सोचने की आवश्यकता है। क्या भारत को श्रीलंका बनाना है? ऐसा आरोप लगाया। महंगाई के ऊपर भी सवाल किए गए थे, पेट्रोल डीजल के ऊपर सवाल किए गए थे, तो जवाब आपने सुना, क्या कहोगे? आदरणीय महोदय ने ये बताया कि जो जिस प्रकार के रेशियो की महंगाई बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, जैसा उन्होंने घी का और पेट्रोल का उदाहरण दिया। मतलब कांग्रेस को 70 साल में कीमत बढ़ाते बढ़ाते 60 से 65 रुपये लगा पेट्रोल का, और हमको 10 साल में 105 पे लेकर आए। मतलब 55 रुपये। क्या इतनी भी स्थितियां ख़राब हो गई? क्या इंटरनेशनल मार्केट की स्थितियां इतनी ख़राब हो गई कि हम 55 रुपये का हैक सिर्फ हमने 10 साल में कर दिया? जहां तक कांग्रेस पिछले 70 साल में पहुंची थी उतने में तो हम 10 साल में महंगाई पे पहुंचा दिए। रही बात इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का मार्केट ये अभी रूस के और इनका यूक्रेन का युद्ध था, महोदय ने बताया कि क्यों नहीं बदला, तो अभी रेट क्यों नहीं बढ़े? तो भाई रेट इसलिए नहीं बढ़े कि एक साथ बाद चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी हर कुछ चुनाव के नज़रिए और चुनाव के चश्मे से ही देखती है। विजय माल्या की बात किया तो विजय माल्या भागे किसके समय में? अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे उस समय प्रपोजल रखा गया कि विजय माल्या जी की कुर्की निकाली जाए और बैंकों का सेटलमेंट करवाया जाए। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक सब उनके पास गई थी, लेकिन उस समय ढील बढ़ती किसके पास गई थी? तत्कालीन वित्त मंत्री जो अरुण जेटली साहब थे उनके द्वारा बढ़ती गई थी। और ये लोग भगाए किसके द्वारा? देश में भागे कि इनका क्यों नहीं पासपोर्ट वीज़ा जब्त किया गया, देश से बाहर क्यों जाने दिया गया? तो देखिए, ये अनेक कारणों पर जो मथने वाला काम है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि गरीबों की खून पैसे की कमाई को उठाया जा रहा है और इसी से ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। काला धन यहाँ भी संचित हो रहा है। जिस दिन सरकारें बदलेंगी आपको इनसे ज़्यादा इनके पास मिलेंगे आपको काला धन रखने वाले लोग, और भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उजागर होंगे। हमारे आंखों से हमको दिख रहा है कि मेट्रो कितने में बनना चाहिए और कितने, ये इनर रोड आरपीएस का बना हुआ है, कितने सीमेंट रोडों पे क्रैक हो रहा है और कितनों की चौकसी और कितनी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो, मुझे बताई। आदरणीय रोडकरी कहे जाने वाले श्री नितिन गडकरी जी के शहर में कभी बट सभागृह के रोड की हालत आप देख लो, ये बड़े बड़े क्रैक्स हैं वहाँ पर, अगर मोटरसाइकिल भी फिसल सकती है
लेकिन क्या है कि वो इतने बड़े मंत्री के शहर के रोड हैं, अगर उनमें क्रैक आएगी तो नहीं बताया। नरसाड़ा बेवसा पिपला रोड देख लीजिए आप, उन कंपनियों का आदरणीय बावनकुड़े जी से प्रतिरक्षित कई कंपनियां हैं, भाई कार्रवाई होगी कैसे? क्योंकि कई बार नेताओं की ही कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा ना, तो ये सीमेंट रोडों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आदरणीय रोडकरी जी का शहर है, तो वहाँ पर भी देख लीजिए। तो इनकी पूरी बुनियाद भ्रष्टाचार पर है, और एक बार सरकार पलटी होना, अभी तो तानाशाही का माहौल चल रहा है। अभी तो आप और हम बोलेंगे तो कल ईडी और सीबीआई हमारे घर में पहुंच जाएगी। अब तो सब्जी वाले और आटे कभी ईडी सुनाई नहीं आती थी, अभी पीएमएलए के तहत आप किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, बस आप हिसाब मत दे पाओ 50,000 का, आप अंदर जाओगे। तो अभी पान की टपरी वाला भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार होगा, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, ये सरकार की पूरी सामान्य व्यक्ति इनसे वंचित है। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, अदानी और अंबानी की सरकार है। पूरे एयरपोर्ट उनको दे दिए गए, पूरे पोर्ट उनको दे दिए गए। गुजरात में अगर ड्रग्स पकड़ी गई तो उसकी चर्चा नहीं होगी, बाकी कुछ चीज़ें हुई तो उसकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चर्चा उसी की होगी जो विपक्ष की होगी, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया का माहौल चल रहा है इस देश में। आपको कहाँ ये खबरें मिलती हैं? इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई थी गुजरात में, कभी आपने नेशनल मीडिया से खबर सुनी? अब नहीं सुनी। हाँ, यूट्यूब देखना है तो आजकल हम लोगों ने यूट्यूब देखना शुरू कर दिए, सब्सक्राइबर बंद हो गए भी गोदी मीडिया के। तो ये खबरें, क्योंकि आम जनता को बेचारे को ये सब नहीं समझता, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं समझता। तो ये सरकार सीधा भ्रष्टाचार की बुनियाद पे खड़ी है और तानाशाह सरकार है, और संविधान खतरे में, मैं ये बोलता हूँ। आखिरी सवाल इसको हम कंडक्ट करते हैं। सर, आप गडकरी जी के लिए, मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, 400 पार का नारा जो दिया गया है, क्या लगता है, क्या संभव है? देखिए, जिस प्रकार का विकास कार्य पूरे देश में हुआ है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को घर मिले हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लोगों को शौचालय मिले हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस के सिलेंडर मिले हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाले गैस के सिलेंडर के ऊपर में सब्सिडी मिली है, जिस प्रकार से लोगों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निधि मिली है, जिस प्रकार से लोगों को नए उद्योग शुरू करने के लिए निधि मिली है, यह क्वांटम इतना बड़ा है, इतनी बड़ी संख्या में, इतने करोड़ों में है, और जिस प्रकार से नवोदित मतदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इन सारी चीज़ों के अलावा जो आरोप लगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा ने रही, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत 370 एक विधान एक प्रधान एक निशान से हुई। हमने अटल जी के वो सारे ख्वाब को पूरा कर दिया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर बनाने की बात करते थे, हमने राम मंदिर बना दिया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के अत्याचार को समाप्त करने की बात करते थे, हमने CAA और CRC ला ली। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक देश में एक कानून होने की बात करते थे, उस दिशा में अनेक राज्यों में कदमताल शुरू है, केंद्र में भी वो सारी चीज़ें हो जाएगी। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की चीज़ है। व्यक्ति बदला लेकिन विचार नहीं बदला। उन विचारों के आधार पर हमने काम किया, और उस विचारों के आधार पर काम करने के लिए जो बहुमत जुटाना चाहिए, उस बहुमत जुटाने के लिए जो आम जनता के पास तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हमने पहुंचाई। आप देखिए, पुराने ज़माने में AC कार नहीं होती थी, और आदमी जब देहात में जाता था तो 5 किलोमीटर पहले क्या करता था? अपनी कार की खिड़की चढ़ा लेता था। रास्ते पर हमारी माँ बहनें बैठी हुई दिखाई देती थी, 5 किलोमीटर बाद भी वही स्थिति होती थी। आज पूरे देश का चित्र बदल गया। 32 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने। लाल किले के प्राचीर पे खड़े होकर के मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए मेरी माताएं बहनें अगर सड़क पर शौच करती है तो मेरा गद्दी पर बैठना बेकार है, ये नारा देने वाला देश में 70 साल बाद पैदा हुआ, और उसने करके भी दिखाया। ये सारी चीज़ें जो सामान्य जनता के हित में हुई, जनधन खाता, 12 रुपये में गरीब आदमी का बीमा, 342 रुपये में गरीब आदमी का बीमा। क्या करोड़पति आदमी 2000 रुपये का बीमा करा के 2 लाख रुपये लेगा? गरीब आदमी के परिवार में कमाता हुआ मर जाएगा तो उसकी सुविधा 12 रुपये में नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत योजना बनी, विश्व का सबसे बड़ा आरोग्य का बीमा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, केवल भारत में बना? अरे क्या कारण है कि हमारे जयशंकर जी अमेरिका गए, और अमेरिका जाने के बाद अपने बेटे के साथ होटल में खाने के लिए गए तो उनका बेटा कोविड के लगे हुए वैक्सीन की कागज़ की चिट्ठी दिखाता है, और हमारे जयशंकर जी मोबाइल में चिट्ठी दिखाते हैं? क्या कारण है कि जिस हाल को लेकर के राफेल के समय भाषण दिए गया कि हाल के हाल खराब है, हाल के हाल खराब है, हाल के हाल खराब है, आज भारत अपने शस्त्रों को बेच करके 21,000 करोड़ रुपए कमा रहा है करके? उसमें हॉल का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसने तेजस को भी, तेजस के माध्यम से निधि संकलित करी। इसलिए भारत की सार्वभौमिकता को टिकाने के लिए, भारत की सुरक्षा और सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो जो बातें आवश्यक थी सारी हमने करी। अखबारों ने लिखा कि 25 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल तक पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा में एक गोली नहीं चली। ये आज़ादी के बाद पहले बार हुआ। ये बदलता हुआ चित्र नहीं है।
आदमी सुरक्षा चाहता है, आदमी संरक्षण चाहता है, आदमी सहजता से सुविधाएं उपलब्ध रहना चाहता है। ये सारी की सारी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के पहुंच में सारी चीज़ों को करने का काम कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। और इस कारण से और कांग्रेस धीरे धीरे शून्य की दिशा में परावर्तित होते चले जा रही। इन्होंने सही कहा कि राहुल गांधी बदल रहे हैं करके, बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी बदल रहे हैं। वो राहुल गांधी जिनकी खानदानी सीट अमेठी से हुआ करती थी, आज अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे, बदल चुके हैं। वो राहुल गांधी जो राजघाट पर जाकर के गांधी की कस्में खाते थे, वो राहुल गांधी राजघाट पर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो जाकर के केरल में ही दिखाई दे रहे हैं। और उनके समर्थन में रैली जो निकल रही है वो पीएफआई की निकल रही है, जिसके ऊपर में आतंकवादी संगठन का आरोप लगा हुआ है करके। राहुल गांधी बदल रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रद्रोही ताकतों को भी अपने कंधे पर नचवा करके चुनाव जीत सकते हैं। इस देश चित्र को पूरा देश देख रहा है और इसलिए देश की सुरक्षा को कहीं भी बाधा ना हो, इसलिए इस राष्ट्र की सुरक्षा के खातिर, केवल राष्ट्र की सुरक्षा की खातिर नहीं, इस राष्ट्र की संस्कृति को समृद्ध करने की दृष्टि से 500 साल के कलंक को अयोध्या में मिटाया गया। उज्जैन का पूरा परावर्तन किया गया। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसका पूर्ण रूप से परिवर्तन करके काशी कॉरिडोर बना। केवल वही नहीं, दक्षिण भारत में भी यह काम चालू है, कश्मीर में भी यह काम चालू है। ये सारा काम भारत के सांस्कृतिक धरातल को फिर से उत्पन्न करके, हमारे पुरातन शहरों को पुनरुज्जीवित करके, ये जो महानगर की तरफ पलायन जारी है उसको रोक करके शहरों में, छोटे शहरों में उद्योग, व्यवसाय, रोजगार उपलब्ध कराना। आप देखिए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश का पलायन पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन अंशतः रुका है। बिहार में वो नहीं हो पाया कारण 100% भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन यूपी में तो हुआ है ना। यही चित्र, पलायन जब रुकता है तो वो आदमी खुश होता है, इसलिए उसका पलायन रुकता है। इस कारण से वह मतदान बड़े प्रमाण में भारतीय जनता पक्ष में आएगा और एनडीए 400 पार करेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। उस दिशा में इस देश की जनता कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि देश मोदी जी के नारे के साथ कटिबद्ध रहेगा। देश 400 पार देगा एनडीए को, ऐसा सर ने कहा है। आप नागपुर में विकास ठाकरे जी के लिए वोट मांग रहे हैं, इंडिया आघाड़ी को समर्थन है आपका पूरी तरह से। किस मुद्दों को लेकर जो है विकास ठाकरे के लिए मत मांग रहे हैं? विकास ठाकरे जमीनी कार्यकर्ता है, बूथ प्रमुख रहे हुए हैं, नगर सेवक रहे हुए हैं। नागपुर महानगर पालिका में जनता के प्रेम ने उनको महापौर बनाया। वो सदन के नागपुर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता रहे थे और उसके बाद उनके कार्यों को देखते हुए पश्चिम नागपुर से उनको आमदार भी बनाया गया। और जब आमदार बनाया गया, इसका मतलब लोगों के दिल के चहेते, जिस प्रकार से गडकरी साहब को उस समय जनता चाहती थी, उस प्रकार से विकास ठाकरे जी को चाह रही है। एक तरफ देश का इतना बड़ा मंत्री जिसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है और एक तरफ एक सामान्य कार्यकर्ता जो लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है, ऐसे विकास ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है। देश बदल रहा है, देश ने तानाशाही देखी हुई है, देश बेरोजगारी पर प्रश्न उठा रहा है, देश को महंगाई समझ रही है, जनता को महंगाई समझ रही है। नागपुर के कितने युवा रोजगार में हैं उनको समझ रहा है, कितनी शिक्षा आसान हो गई, राइट टू एजुकेशन क्यों बंद हुआ, ये लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह आज भी है। स्टार बसों को अच्छा करने की जगह मेट्रो चलाई गई और मेट्रो यहाँ से बाकी पूरे रूटों पर नहीं और मेट्रो खाली जा रही है, ये भी लोग देख रहे हैं। विकास कहाँ होना था और विकास कहाँ हुआ, ये सब देख रहे हैं। इसलिए लोगों के दिल की धड़कन बना हुआ विकास है और उस विकास ठाकरे को चुनावी मैदान में एक बड़े राजनेता को शिकस्त देने के लिए वो खड़े हुए हैं और पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। और इस बार इतिहास बदलेगा। गडकरी जी इस नागपुर से पराजय का सामना करेंगे, विकास ठाकरे विजयी होंगे और देश अपने एक नए आयाम को छुएगा, तानाशाही की समाप्ति की ओर जाएगा और एक नया आयाम इस देश को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने जो है नागपुर समाचार 24 को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।